दोस्तों नमस्कार। कैसे हैं आप सब फ्रेंड्स। हम यहाँ पे देख रहे थे मंथली करंट अफेयर नवंबर महीने का न्यूज, इसमें अक्टूबर महीने का होंगे। मंथली करंट अफेयर नवंबर का हम देख रहे हैं टॉप 100 करंट अफेयर। फ्रेंड्स हमने 25 तक देखा था, अब आगे हम 26 से देखेंगे। और जैसा कि आप सभी यदि पिछला सेशन देखा होगा कि हमने करंट अफेयर ये क्वेश्चन ऑप्शन आंसर के साथ हम हर क्वेश्चन का फिर एक्सरे करते हैं, ठीक है। जैसे राहुल गांधी जी एक्सरे कहते हैं पॉलिटिक्स में, वैसे हम यहाँ क्वेश्चन का एक्सरे करते हैं। और एक्सरे क्या होता है, क्वेश्चन से संबंधित जो भी आपको पॉइंट इसमें और दिखते हैं उसके बारे में थोड़ा सा हिस्ट्री जियोग्राफी वगैरह बता देते हैं, जिससे आपका यहीं पर सारा क्लियर भी हो जाए डाउट और कुछ एक्स्ट्रा जानकारी भी मिल जाए। चलिए तो सीधे चलते हैं हम टॉपिक की तरफ, ज़्यादा टाइम कंज्यूम नहीं करेंगे क्योंकि यह सेशन भी ऐसे लॉन्ग हो जाता है। पहला क्वेश्चन क्या है, देखिए। अक्टूबर 2023 में तंजानिया में राष्ट्रपति सामिया सुलूहु हसन की यात्रा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, कौन सा बिंदु सही है। तंजानिया की राष्ट्रपति सामिया सुलूहु हसन की यात्रा के दौरान भारतीय और तंजानिया ने समुद्री उद्योग में, ठीक है, समुद्री उद्योग में जो सहयोग पर भारत के कोचिन शिपयार्ड्स लिमिटेड और तंजानिया की मरीन सर्विसेज कंपनी लिमिटेड के बीच मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग सहित 6 समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए हैं। ऑप्शन बी देखते हैं। खेल के क्षेत्र में सहयोग पर तंजानिया की राष्ट्रीय खेल परिषद और भारतीय खेल प्राधिकरण के बीच एक एमओयू पर हस्ताक्षर किए गए हैं। ऑप्शन सी क्या है, तंजानिया की पहली महिला राष्ट्रपति सामिया सुलूहु हसन को जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय से डॉक्टरेट की मानक उपाधि दी गई है। ये 3 ऑप्शन है और 3 ऑप्शन में से फिर नीचे ऑप्शन बना है कौन सा सही है, तो इसमें हम ये आपको बता दें। अब देख लीजिए यहाँ पे सारी ऑप्शन तीनों सही है, तीनों ऑप्शन सही है। चलिए अब इसमें थोड़ा सा तंजानिया की बात आई है तो हम यहीं पे एक्सरे कर लेते हैं। पहले देख लेते हैं तंजानिया के बारे में, इसमें बहुत ज़्यादा कुछ है नहीं, एक तंजानिया के बारे में जानना जरूरी है थोड़ा सा। और यहाँ पे हम तंजानिया का मैप देख लीजिए पहले क्या है। ये दक्षिण अफ्रीका का एक कंट्री है, ठीक है। और तंजानिया की राजधानी जो है डेडोमा है, डेडोमा, ठीक है। इसका सबसे बड़ा शहर दार अस सलाम है, दार अस सलाम। और राजधानी कहाँ है, डेडोमा, ठीक है, डेडोमा। दार अस सलाम जो है इससे पहले राजधानी इसका हुआ करता था, ठीक है। 1974 से पहले जो बड़ा अभी शहर है इसका दार अस सलाम, वो पहले इसकी राजधानी हुआ करता था। 1974 के बाद डेडोमा में इसकी राजधानी स्थानांतरित कर दी गई है। मुद्रा क्या है, तंजानिया शिलिंग, तंजानिया शिलिंग, शिलिंग, ठीक है। तो आप याद रख लीजिए शिलिंग, शिवलिंग, ठीक है, तंजानिया। तो समझ गए, ठीक है। चलिए इसमें और ज़्यादा कुछ है नहीं उस तरह की डीप में जाने की, जो लगेगा उचित कि आपको भी जानना जरूरी है और यहाँ क्वेश्चन के हिसाब से भी जानना जरूरी है, वो हम जरूर वहाँ पे एक्सरे में आपको बताएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 क्या है फ्रेंड्स। अक्टूबर 2023 में जारी फोर्ब्स इंडिया, आप सभी जानते हैं कि फोर्ब्स इंडिया जो है सूची जारी करती है किस मामलों में, आर्थिक से रिलेटेड, भारत की अर्थव्यवस्था से रिलेटेड फोर्ब्स इंडिया जारी करती है अपनी रिपोर्ट। उसी में टॉप 100 रिचेस्ट सूची में भारत के सबसे टॉप 100 अमीर आदमी की सूची जारी किया गया। उसमें से कौन सा बिंदु सही है आपको बताना है। क्या है पहला ऑप्शन, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के अध्यक्ष और एमडी प्रबंध निदेशक साहब जो है कौन, मुकेश अंबानी है। वो 92 बिलियन अमेरिकी डॉलर के साथ फोर्ब्स इंडिया की 100 रिचेस्ट 2023 की सूची में शीर्ष पे हैं, सही बातें हैं। इसके बाद 68 बिलियन अमेरिकी डॉलर की कुल संपत्ति के साथ अडानी एंटरप्राइजेज के गौतम अडानी हैं, तो ये भी सही है। देखिए ये अडानी साहब अभी खासकर राहुल गांधी इन पे काफ़ी सवाल उठा रहे हैं कि देखिए पहले जो क्या है ना कि ये 10 साल के अंदर इतना अडानी जी ग्रोथ किए हैं, ठीक है। इससे पहले 700-800 टॉप रिचेस्ट में आते थे, ठीक है। और ये 10 साल जब से कहा जाता है, जो राहुल गांधी जी कहते हैं उसका हिसाब से बीजेपी की सरकार आने के बाद, जिसमें कि खासकर मोदी जी की, ठीक है, मोदी जी पे वो वार करते हैं कि उनकी सरकार आने के बाद अडानी जी 700-800 से ऊपर रहने वाले व्यक्ति टॉप 100 में ये दूसरे नंबर पे कैसे आ गए, ठीक है। उसके बाद दूसरे नंबर पे कैसे पहुंच गए, कहीं ना कहीं तो है, ठीक है। क्या हमारी आपकी आय इस तरह से बढ़ रही है, इतना जल्दी आगे हो जाए, तो फिर है थोड़ा सवाल बनता है, जांच का विषय है। और कोयला घोटाला मामले, कई मामलों में घोटाला भी कुछ विदेश की मैगजीन्स वगैरह में आया उनका। चलिए ठीक है, अलग बहरहाल मामला है, चलते हैं हम यहाँ पे। तो टॉप में प्रबंध निदेशक रिलायंस इंडस्ट्रीज के मुकेश अंबानी और उसके सेकंड में कौन है, अडानी जी, ठीक है। और बी क्या कहता है कि टाइटन कंपनी लिमिटेड की रेखा झुनझुनवाल 24 बिलियन अमेरिकी डॉलर की कुल संपत्ति के साथ भारत की रिचेस्ट महिला और सूची में चौथे स्थान पे है। नहीं, ये गलत है, ठीक है, ये नहीं है।
यहाँ पे ये जिंदल कंपनी के सावित्री जिंदल जी जो हैं वो हैं महिला में टॉप वो हैं, ठीक है। टाइटन कंपनी नहीं, ये ऑप्शन गलत है। ऑप्शन सी क्या है, ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म जेरोधा के सह संस्थापक निखिल कामत 37 साल की उम्र में सबसे कम उम्र के बिलियनियर और 5.5 बिलियन अमेरिकी डॉलर की कुल संपत्ति के साथ अपने भाई नितिन के साथ 40वें स्थान पे है, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन बी में गलत है। क्या गलत है ये आपको ध्यान देना है। टाइटन कंपनी के रेखा झुनझुनवाल नहीं, जो कौन है ये, ओपी जिंदल कंपनी के सावित्री जिंदल 24 बिलियन के साथ भारत में महिला में सबसे टॉप और ओवरऑल में चौथे स्थान पे हैं, इसलिए बी ऑप्शन गलत हो जाता है। देख लीजिए यहाँ पे, ठीक है। देखिए एनटीपीसी लिमिटेड, जिसे पहले नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड के नाम से जाना जाता था, फोर्ब्स की वर्ल्ड्स बेस्ट एम्प्लॉयर्स 2023 की सूची में 700 कंपनियों में 261वें स्थान पे है और यह सूची में शामिल एकमात्र भारतीय सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम है। इसको आप देंगे फोर्ब्स की ही एक रिपोर्ट आई है, क्या, वर्ल्ड्स बेस्ट एम्प्लॉयर्स 2023 सूची में 700 कंपनियों में से, वर्ल्ड्स की बात हो रही है यहाँ पे, ध्यान दीजिएगा, 261वें स्थान पे हो गया। सूची में शामिल एकमात्र भारतीय सार्वजनिक क्षेत्र की उपक्रम है, मतलब पब्लिक सेक्टर यूनिट में एक एनटीपीसी ही इसमें शामिल हुआ है। तो हमारे देश की पब्लिक सेक्टर पीएसयू की क्या हालत है, इससे आप ये भी अंदाज लगा सकते हैं, ठीक है। तो चलिए बहरहाल नेक्स्ट चलते हैं। इसमें कोई ज़्यादा है नहीं, फैक्ट वाली चीज़ है, फैक्ट वाली चीज़ में ज़्यादा कुछ होता नहीं है। अब एनटीपीसी की कब स्थापना, ये सब डिटेल उतना जानने की जरूरत नहीं है। हाल ही में 2 अक्टूबर 23 की बात है, न्यूजीलैंड के 42वें प्रधानमंत्री किसे नियुक्त किया गया, न्यूजीलैंड की, ठीक है। न्यूजीलैंड कहाँ है आप बताइए हमें। न्यूजीलैंड देखिए कहाँ पे है न्यूजीलैंड, पैसिफिक ओशियन में है, पैसिफिक ओशियन प्रशांत महासागर में है, ऑस्ट्रेलिया के और उस साइड पड़ता है, ठीक है। आप मैप में एक बार नज़र दौड़ा लेंगे तो अच्छा एक चीज़ और, पैसे जो न्यूजीलैंड है, न्यूजीलैंड में प्रथम विश्व युद्ध जब हुआ था उस टाइम में न्यूजीलैंड के जो सैनिक थे उनको कीवी कहा जाता था, कीवी कहा जाता था उपनाम, ठीक है। तो इसीलिए आज भी न्यूजीलैंड के लोगों को, वहाँ के नागरिकों को कीवी कहा जाता है, ये एक प्रचलन है, कहा जाता है, ठीक है। तो ये ऐसा ही मैंने बता दिया। तो बताइए न्यूजीलैंड के 42वें प्रधानमंत्री कौन बने, चलिए ठीक है, क्रिस्टोफर लक्सन। और इसमें ज़्यादा कोई डीप में जाने की जरूरत नहीं है, चूँकि अदर कंट्री की बात है तो उसमें कौन है बस इतना ही जानना ज़्यादा होता है। पार्टी कौन है, किस पार्टी से बने हैं, क्या बने हैं, वो सब कोई मतलब नहीं होता। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं। उस भारतीय क्रिकेटर का नाम बताइए जिसे हाल ही में प्यूमा इंडिया ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया। देखिए प्यूमा इंडिया कौन सी क्या कंपनी है बताइए, प्यूमा इंडिया क्या चीज़ बनाती है, जूते चप्पल प्यूमा का आपने देखा होगा, प्यूमा का जूते चप्पल बनता है, कंपनी ब्रांड माना जाता है प्यूमा जूते चप्पल के मामले में, ठीक है। तो उन्होंने किसे नियुक्त किया है, मोहम्मद शमी अहमद को, क्रिकेटर हैं आप जानते होंगे, ओडीआई में भी काफ़ी अच्छा इनका प्रदर्शन भी रहा है, ठीक है। तो मोहम्मद शमी को इन्होंने ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। बॉलर हैं, क्या है ये, बॉलर हैं, आप लोग जानते होंगे, ये कोई सभी लोग आजकल क्रिकेट में इंटरेस्ट रखते हैं, बहरहाल हम कम रखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 30, उस अंतरिक्ष यान का नाम बताइए जिसे हाल ही में अक्टूबर 23 नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन नासा द्वारा फ्लोरिडा संयुक्त राज्य अमेरिका से स्पेस एक्स फाल्कन हैवी रॉकेट का उपयोग करके एक इंटरप्लेनेटरी ट्रांसफर ऑर्बिट में लॉन्च किया गया है। अंतरिक्ष यान का नाम बताना है जिसको लॉन्च किया गया है, ठीक है। किसने लॉन्च किया है, स्पेस एक्स का फाल्कन हैवी रॉकेट के द्वारा उसे लॉन्च किया गया है। और जो लॉन्च किया गया जिस यान को उसका नाम बताना है, उसका नाम क्या है, चलिए साइकी अंतरिक्ष यान। ये साइकी क्या है, क्यों नाम रखा गया है उस यान का साइकी, देखिए साइकी एक जो है ना क्षुद्र ग्रह है, क्षुद्र ग्रह, एस्टेरॉइड्स आप जानते होंगे, एस्टेरॉइड्स क्षुद्र ग्रह को एस्टेरॉइड्स नाम से जानते हैं इंग्लिश में हम लोग। और आपको पता है कि ये जो क्षुद्र ग्रह हैं ये 5000 6000 से भी अधिक हैं, अभी इनकी पूरी खोज नहीं हुई कितने क्षुद्र ग्रह हैं। तो एस्टेरॉइड्स का जो मुख्य कहाँ पे पाए जाते हैं, मंगल एस्टेरॉइड्स बेल्ट ही है और बृहस्पति। आपको पता है कि ग्रह जो होते हैं सूर्य की परिक्रमा करते हैं, इसी तरह से ये जो साइकी नाम का सूर्य ग्रह इसके अध्ययन के लिए जो भेजा गया है और भी मंगल और बृहस्पति के बीच में है और ये भी सूर्य की परिक्रमा करता है। और क्षुद्र ग्रह बेल्ट ही इन दोनों ग्रह के बीच में पाए जाते हैं। अधिकतर क्षुद्र ग्रह जो हैं, क्षुद्र ग्रह बेल्ट जो है, जितने भी क्षुद्र ग्रह हैं वो इसी दो ग्रह के बीच में पाए जाते हैं, ठीक है, ये आप ध्यान रखिएगा, क्षुद्र ग्रह बेल्ट मंगल और बृहस्पति के बीच में। चलिए तो ये साइकी नाम का जो अंतरिक्ष यान है वो साइकी नाम की क्षुद्र ग्रह ने एस्टेरॉइड्स का अध्ययन करने के लिए इसे
भेजा गया है। और इसमें जो यूज किया जाएगा साइकी मिशन डीप स्टेट ऑप्टिकल कम्युनिकेशन नामक एक नई संचार तकनीक का उपयोग किया जाएगा। साइकी मिशन डीप स्टेट ऑप्टिकल कम्युनिकेशन नामक एक नई संचार तकनीक का उपयोग किया जाएगा। ये तकनीक क्या है, जो वहाँ से जितने भी अध्ययन भेजा जाएगा तो कम्युनिकेशन का माध्यम है, उसका नाम है DSOC। DSOC, ठीक है। चलिए और ये DSOC क्या है कि पृथ्वी और चंद्रमा से बाहर, पृथ्वी और चंद्रमा से बाहर की कम्युनिकेशन DSOC कहते हैं, ठीक है। अभी तक चंद्रमा पृथ्वी रिलेटेड ही हम लोग उसके बाहर का जो है उसे DSOC कम्युनिकेशन नाम से जानते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, बहरहाल इसमें ज़्यादा नहीं जाएंगे, समय भी देखना होता है, लॉन्ग वीडियो होने के बाद आप लोग पूरा फिर देख नहीं पाते हैं। बताना है कि कौन से देश के पूर्व राष्ट्रपति और 2008 में नोबेल शांति पुरस्कार विजेता अहतिसारी का अक्टूबर 2023 में निधन हो गया। तो क्या है ऑप्शन, आप देख लीजिए। आंसर क्या है, फिनलैंड। आंसर क्या है, फिनलैंड। और बाकी नीचे डिटेल आप देख सकते हैं। इन्हें नोबेल शांति पुरस्कार किस लिए दिया गया था? अंतर्राष्ट्रीय संघर्ष को हल करने के लिए दिया गया था नोबेल शांति पुरस्कार 2008 में, ठीक है। चलिए इसमें कुछ ज़्यादा है नहीं, कौन से पार्टी से थे, क्या थे, वो सब जानने की जरूरत यहाँ नहीं है। 32 क्वेश्चन नंबर, अक्टूबर 2023 में जारी 15वें वार्षिक मर्सर CFA इंस्टीट्यूट ग्लोबल पेंशन इंडेक्स के अनुसार भारत 47 देश में से कितने स्थान पर है, और जबकि कौन से देश सूची में सबसे ऊपर है, आपको ये बताना है। वार्षिक मर्सर CFA इंस्टीट्यूट ग्लोबल पेंशन इंडेक्स, पेंशन रिलेटेड सोशल सिक्योरिटी की बात हो रही है, ठीक है। पेंशन वगैरह जो होता है, लोगों को जो रिटायरमेंट के बाद पेंशन मिलती है, तो उससे रिलेटेड इंडेक्स एक जारी है, ठीक है। उसमें बताना है आपको, ये सोशल सिक्योरिटी हो गया एक तरह से। तो 45वें नंबर पे देखिए भारत है, और नीदरलैंड पहले स्थान पे है। नीदरलैंड क्या है, पहले स्थान पे है। तो बहरहाल बताइए हमारे यहाँ सोशल सिक्योरिटी की स्थिति क्या है। ओल्ड पेंशन स्कीम आजकल सुने होंगे, जॉब्स वाले सभी आप लोग भी आगे जॉब में जाएंगे तो जानेंगे। पहले ओल्ड पेंशन स्कीम होता था, OPS उसको बोलते हैं। अब इसके जगह पर NPS सरकार ले आई है, न्यू पेंशन स्कीम। ये बहुत ही कर्मचारियों के लिए बुरा साबित हो रही है, ठीक है। क्यों? क्योंकि इसमें पेंशन 1000-1500 रुपये बन रहे हैं। शेयर मार्केट में पैसे लगा दिए जाते हैं, जो आपके पैसे कटते हैं सर्विस पीरियड में। और इसमें ऐसा कुछ नहीं था, इसमें सीधा सीधी था कि आप रिटायर होंगे, उस महीने के लास्ट सैलरी के 50% सैलरी आपको पेंशन के रूप में मिलेगी। सीधा बात है, नो बकवास, सीधी बात कहते हैं ना। और इसमें इतने सारे शेयर मार्केट के रूल नियम लागू हो गए कि शेयर मार्केट धड़ाम तो आपकी पेंशन धड़ाम। तो बहुत लोगों को, कोई के 1500 बन रहा है, कोई के 1000 रुपये बन रहा है, ठीक है। तो चलिए बहरहाल उसमें हम नहीं जाएंगे, लेकिन ये आज भी हमारे यहाँ के नेता विधायक जितने भी होते हैं, MP MLA, वो सारे ओल्ड पेंशन स्कीम ही ले रहे हैं, जबकि जॉब्स वाले को न्यू पेंशन स्कीम में शामिल करके उनके साथ। चलिए मुद्दा बनेगा, चुनाव वगैरह में मुद्दा लोग बनाएंगे बहुत, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 33, अक्टूबर 2023 में रक्षा मंत्रालय ने 313 करोड़ रुपए की लागत से उन्नत गाइडेड मिसाइल फ्रिगेट भारतीय नौसेना जहाज के मिड लाइफ अपग्रेड और रीपावरिंग के लिए कोचिन शिपयार्ड्स लिमिटेड के साथ एक अनुबंध पे हस्ताक्षर किया है। तो उस आपको जहाज का नाम बताना है जिसके अपग्रेड किया जाएगा। मिड लाइफ अपग्रेड का मतलब हुआ कि पहले से वो जहाज को यूज किया जा रहा है, अब बीच में उसकी सीधा सीधी सर्विसिंग की बात कही। हम आप गाड़ी चलाते हैं, बोलते हैं ना सर्विसिंग कराना, तो सीधा सीधी सर्विसिंग कराना है। कौन कंपनी के साथ अनुबंध पे हस्ताक्षर किया गया है इसकी सर्विसिंग के लिए? INS व्यास जो है उसकी सर्विसिंग के लिए कौन सी कंपनी के साथ किया गया है? INS व्यास के लिए क्या गया है? कोचिन शिपयार्ड्स लिमिटेड कंपनी के साथ, ठीक है। चलिए और यहाँ पे आप देख लीजिए, यह जो है 30 समुद्री मील से अधिक की गति तक पहुंच सकता है बिना ईंधन भरे। मतलब एक बार ईंधन आप भर लिए, बिना ईंधन भरे का मतलब ये नहीं कि ईंधन की जरूरत ही नहीं पड़ती है, मतलब कि एक बार आपने यदि ईंधन भर के यदि निकल गए यात्रा पे तो 4500 समुद्री मील से अधिक की दूरी तय कर सकता है। अच्छा यहाँ पे एक चीज़ हमें आप बताइए, समुद्री मील देख कर याद पड़ गया, एक समुद्री मील में कितना मील होता है, या एक समुद्री मील में कितना किलोमीटर होता है? क्या आपको पता है? कमेंट में लिखिए, ठीक है। आप कमेंट में हमें बताइएगा। चलिए किलोमीटर हम बता देते हैं, 1.8 किलोमीटर होता है। एक समुद्री मील में 1.8 किलोमीटर होता है। इसे नापने का फार्मूला क्या होता है? देखिए इसको जो है नापने का ना, समुद्री मील और किलोमीटर में डिफरेंट क्यों हो गया? इसको जो अक्षांश होता है उसके आधार पर नापा जाता है, ठीक है। समुद्र में जो पानी जितनी दूरी होती है, अक्षांश, मान लीजिए कि आपका एरियल डिस्टेंस सीधा सीधा यहाँ हुआ, ठीक है, यहाँ हुआ,
लेकिन पानी ऐसे है तो जहाज जब ऐसे चलेगा तो ऐसे इसको दूरी ज़्यादा तय करना पड़ेगा और सीधे ये कम पड़ेगा, ठीक है, इसलिए समुद्री मील ज़्यादा हो जाता है, अक्षांश और से ये डिपेंड करता है, ठीक है। चलिए आप उसके लिए डिटेल में हम नहीं जाएंगे, थोड़ा सा आप डायग्राम वगैरह से समझ सकते हैं, ठीक है। तो एक समुद्री मील में 1.8 किलोमीटर होता है, लेकिन मील कितना होता है अब बताइएगा, मतलब समुद्री मील ज़्यादा होता है सीधा सीधी। चलिए मील भी बता देते हैं, 1.15 मील होता है एक समुद्री मील में, एक समुद्री मील में, ठीक है। उसको ज़्यादा दूरी तय करना पड़ता है, पानी ऐसे होता है ना, रियल डिस्टेंस तो सीधा इतना हो जाएगा। चलिए ठीक, क्वेश्चन नंबर 34, अक्टूबर 2023 में जारी संयुक्त राष्ट्र खाद्य और कृषि संगठन की कृषि उत्पाद पर आपदा के प्रभाव, आपदा के जो प्रभाव पड़ते हैं, तो कृषि क्षेत्र की बात होगी जिसमें कि पशुपालन भी आ जाएगा। पहले वैश्विक आकलन के अनुसार, ये पहला वैश्विक आकलन किया जाएगा, इसलिए आप ध्यान रखिएगा, इसको आप कहीं कोट कर सकते हैं, ठीक है, आपदा से रिलेटेड। जैसे जो लोग सिविल सर्विस की तैयारी करते होंगे ना, सिविल सर्विस की तैयारी यूपीएससी का हो गया या स्टेट पीसीएस की हो गया, जो भी करते हैं पब्लिक सर्विस कमीशन की, तो उसमें जैसे यूपीएससी में पेपर 3 में एक है आपदा एवं आपदा प्रबंधन, या उसी पेपर 3 में एक आता है हमारे यहाँ अर्थव्यवस्था से रिलेटेड है, तो उसमें जहाँ भी आपको उसमें कोट करने का मौका मिले, इसको आप कोट कर सकते हैं कि पहले वैश्विक आकलन के अनुसार किसका, ये खाद्य और कृषि संगठन का जो पहले की आकलन हुआ है आपदा के प्रभाव पर 30 वर्षों में 1991 से 2021 के लिए कुल वैश्विक हानि आपदाओं का कितना हो गया है, 3.8 ट्रिलियन इतना हानि होता है आपदा से हमारे कृषि क्षेत्र में से। तो कृषि से रिलेटेड कहीं आएगा तो कोट कर सकते हैं, आपदा से रिलेटेड आएगा तो इसको आप कोट कर सकते हैं, और इसके ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे हम, आप पॉज करके देख सकते हैं, कोई खास इसमें है नहीं। 35 क्या है, अक्टूबर 2023 में किस बैंक की बात हो रही है, यहाँ पे आपको किस बैंक, कोई विदेशी बैंक की बात हो रही है, को श्रेणी 1 एफपीआई लाइसेंस के लिए विदेशी पोर्टफोलियो एफपीआई के रूप में भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड से भी, ठीक है, के साथ पंजीकरण करने वाला पहला रूसी बैंक बन गया। रूस का पहला बैंक बन गया, कौन सा, सवेर बैंक, रूस का पहला बैंक है जो एफपीआई श्रेणी 1 में पंजीकरण कराने वाला रूस का पहला बैंक है। देखिए पहला चीज़ है एफपीआई है, एफपीआई है क्या, थोड़ा सा नेक्स्ट कर लेते हैं, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, एक होता है एफडीआई, सुना होगा आपने, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। ये दोनों चीज़ें हमारे यहाँ धन बाहर से धन लाने के लिए यूज किया जाता है ये तरीके। एफडीआई में क्या होता है, दोनों में डिफरेंट बेसिक क्या है देख लीजिए। एफडीआई में बेसिक क्या होता है ना कि जो भी आप कोई भी फैक्ट्री वगैरह इस तरह की खुलती हैं इंफ्रास्ट्रक्चर, तो उसमें कोई कंपनियां एफडीआई मतलब धन लगाती है। एफपीआई शेयर मार्केट में लगाया जाता है, ठीक है, उसको एफपीआई बोलते हैं शेयर मार्केट में। तो यहाँ पे श्रेणी 1 कह रहा है, एक चीज़ और ध्यान देंगे कि एफपीआई में जो इसको मिला है लाइसेंस श्रेणी 1 में मिला है, तो श्रेणी 1 क्या होता है, तो हमारे गवर्नमेंट सिक्योरिटी जो है ना, गवर्नमेंट सिक्योरिटी, तो उसको खरीदने का अधिकार जो है वो श्रेणी 1 में रखा गया है, ठीक है। चलिए इससे ज़्यादा डीप हम नहीं जाएंगे, बस आप जाने कि सवेर बैंक जो है वो रूस का पहला बैंक है जो भारत के एफपीआई श्रेणी 1 में पंजीकरण कराने वाला रूस का पहला बैंक बन गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 36, उस अभिनेता का नाम बताइए जिसे नवंबर 2023 में गोवा में 54वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार मिलेगा। कौन है वो, माइकल डगलस, ये अमेरिका के हैं, माइकल डगलस अमेरिका के हैं, इन्हें ही दिया जाएगा। आप उनका फोटो देख सकते हैं और इसमें विशेष कुछ हम डीप में नहीं जाएंगे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 37, अक्टूबर 2023 में आयोजित 9वें ग्रुप 20 संसदीय अध्यक्ष शिखर सम्मेलन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा बिंदु सही है अथवा है। पहला क्या है, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंडिया इंटरनेशनल कन्वेंशन एंड एक्सपो सेंटर यशोभूमि द्वारका नई दिल्ली में 9वें ग्रुप 20 संसदीय अध्यक्ष शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किया। और बी क्या है, लाइफ स्टाइल फॉर इन्वायरमेंट लाइफ। देखिए लाइफ जो है ना, ये बहुत पहले इन्वायरमेंट से संबंधित एक भारत के द्वारा प्रस्ताव किया गया था, ठीक है। ये कॉप पहले ही जो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी होती है, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी की होती है पहले, उसी में इसे किया गया था। लाइफ स्टाइल फॉर इन्वायरमेंट, पीएम मोदी कॉप 26 में कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी। ये कॉप क्या है, कॉप है क्या, तो कॉप देखिए जो है ना, यूएनएफएफसी यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन जो हुआ है उसके जितने सदस्य हैं वो जो
कॉन्फ्रेंस करते हैं, मिलते हैं एक जगह पे, उसे कॉप बोला जाता है, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी। सिग्नेचरी जितने भी हैं UNFCCC के, ठीक है, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क ऑफ कन्वेंस क्लाइमेट चेंज कन्वेंशन, ठीक है। तो ये COP26 में लाइफ को PM मोदी ने ही इंट्रोड्यूस किया था। तो उसी की अब यहाँ पे बात हो रही है कि लाइफ स्टाइल फॉर इन्वायरमेंट पर संसदीय मंच द्वारा हरित और टिकाऊ भविष्य की दिशा में पहल पर विचार विमर्श करने के लिए पहले शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया था। मंच का विषय पार्लियामेंट फॉर वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर था। विषय मतलब कि थीम पार्लियामेंट फॉर वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर। तो ये तीनों ऑप्शन सही है, ठीक है, तीनों ऑप्शन क्या है, सही है। आप यहाँ पे डिटेल देख सकते हैं, वही सब बातें हैं। हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 38। अक्टूबर 23 में नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने विमान नियम 1937 में संशोधन को अधिसूचित किया, जिसे प्रथम संशोधन कहा जाएगा 2023 का, ठीक है। प्रथम संशोधन, पहली बार संशोधन किया गया। उसमें क्या है, संशोधन के तहत नियम 39C के संशोधन के बाद एयरलाइन ट्रांसपोर्ट पायलट लाइसेंस, ठीक है, DL जैसे ड्राइविंग लाइसेंस होता है ना हम लोग को गाड़ी चलाने के लिए, तो ऐसे ही इन लोग को जो लाइसेंस दी जाती है एयरलाइन ट्रांसपोर्ट पायलट लाइसेंस और वाणिज्यिक पायलट लाइसेंस, ठीक है, वाणिज्यिक कॉमर्शियल को कह रहा है यहाँ पे पायलट लाइसेंस। धारकों की वैधता 5 साल से बढ़ाकर कितना कर देगी। जैसे हम लोग को जो DL होता है, अधिकतर आप देखेंगे कि 15 साल वैलिडिटी होता है। एक बार आप DL बनवाएंगे तो 15 साल वैलिडिटी होता है, उसके बाद फिर हमें रिन्यूअल कराना होता है, ठीक है, ड्राइविंग लाइसेंस को फिर से रिन्यूअल कराना पड़ता है। तो उसी तरह से इन लोग के 5 साल की बनाई जाती थी, उससे बढ़ाकर अब कितना साल कर दिया गया है, तो कितना कर दिया गया है, 10 साल तक कर दिया गया है। कितना, 10 साल। चलिए बहरहाल चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें कोई खास है नहीं जिसका हम एक्स्ट्रा करें क्योंकि समय का भी तकाजा होता है। क्वेश्चन नंबर 39। अक्टूबर 2023 में आयोजित मध्य पूर्व और उत्तरी अफ्रीका जलवायु सप्ताह 2023 के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा बिंदु सही है। ऑप्शन ए, मध्य पूर्व और उत्तरी अफ्रीका जलवायु सप्ताह 2023 रियाद सऊदी अरब में हुआ, जो COP28 से पहले हुआ। यूनाइटेड नेशन जलवायु परिवर्तन सम्मेलन नवंबर 2023 के अंत में दुबई में होने वाला है। ऑप्शन बी क्या कहता है, सऊदी अरब के रियाद में स्थित सस्टेनेबल टूरिज्म ग्लोबल सेंटर ने मीना जलवायु सप्ताह में दुनिया का पहला ग्लोबल सॉल्यूशंस हब लॉन्च किया। ऑप्शन सी क्या कहता है, रियाद में मीना जलवायु सप्ताह के दौरान भारत और सऊदी अरब के बीच हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन में ऊर्जा सहयोग के कई प्रमुख क्षेत्र शामिल थे। तो यहाँ पे क्या तीनों ऑप्शन है वो सही है, ठीक है, तीनों ऑप्शन सही है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। अक्टूबर 23 में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी की बात हो रही है कि 141वें सत्र के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा बिंदु सही है अथवा है। ऑप्शन ए क्या है, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का 141वां सत्र भारत द्वारा मुंबई महाराष्ट्र में आयोजित किया गया, मतलब ये महाराष्ट्र में आयोजित किया गया, पहले ऑप्शन ए कह रहा है। दूसरा क्या कहता है, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के 141वें सत्र ने क्रिकेट में T20, सॉफ्टबॉल, बेसबॉल, फ्लैग फुटबॉल, लैक्रोस और स्क्वैश सहित 5 अतिरिक्त खेलों को शामिल करने के लिए लॉस एंजलिस 2028 में जो ओलंपिक होगा और पैरा ओलंपिक जो होगा उसमें शामिल कर लिया गया है। और किन किन खेलों को, T20 क्रिकेट का, सॉफ्टबॉल, फ्लैग फुटबॉल, लैक्रोस और स्क्वैश, तो ये शामिल कर लिया गया है, ये भी सही है। इन सब खेलों को शामिल कर लिया गया, जो लॉस एंजलिस 2028 में होगा उसमें ये सब खेल भी शामिल कर लिए गए हैं। ऑप्शन सी क्या है, IOC ने यूक्रेनी खेल निकायों को शामिल करने के बाद ओलंपिक चार्टर का उल्लंघन करने के लिए रूसी ओलंपिक समिति को तत्काल प्रभाव से अगली सूची तक निलंबित कर दिया। कहने का मतलब कि यूक्रेन खेल निकाय जो है, यूक्रेन का कमेटी उसे शामिल किया है और रूस के जो है उसे सस्पेंड कर दिया गया है, निलंबित कर दिया गया है। तीनों ऑप्शन सही है। अच्छा, आप यहाँ पे बताएंगे एक चीज़, हमें एक्स्ट्रा में चल जाते हैं, थोड़ा सा जरूरी है। ये IOC का हेडक्वार्टर कहाँ है, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी का हेडक्वार्टर आप हमें बताइए। चलिए बताते हैं, लाजेन स्विट्जरलैंड में, लाजेन स्विट्जरलैंड में। स्थापित कब हुआ था, 1894 में, 1894 में, ठीक है, 23 जून को, 23 जून 1894 में हुआ था, ठीक है। चलिए इसमें इतना ही है, ज़्यादा डीप में जाने की जरूरत नहीं है। इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी का हेडक्वार्टर कहाँ है ये आप जरूर ध्यान रखिएगा, लॉजेन स्विट्जरलैंड में। चलिए क्वेश्चन नंबर 41। 18 अक्टूबर 2023 को मंत्रिमंडल की मंजूरी के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा बिंदु सही है। मंत्रिमंडल, कैबिनेट कमेटी ऑफ इकोनॉमिक अफेयर की बात हो रही है। आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडल समिति ने लद्दाख में 13 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा किसे कहते हैं,
नवीकरणीय ऊर्जा और अनवीकरणीय ऊर्जा, दो तरह की ऊर्जा होती है। देखिए, कोयला, गैस या जो भी पेट्रोल डीजल से ऊर्जा उत्पादन करते हैं उसे अनवीकरणीय बोलते हैं। कहने का मतलब कि एक बार ये समाप्त हो जाए, दोबारा इसे हम नहीं ला सकते। नवीकरणीय ऊर्जा जैसे सौर ऊर्जा हुआ, ये सब नवीकरणीय ऊर्जा है, एक बार खत्म हो फिर सौर ऊर्जा का कोई अंत नहीं है, सीधा सीधी नवीकरणीय ऊर्जा उसे कहते हैं जिसे जो समाप्त ना हो सके। तो 13 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा परियोजना के लिए ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर चरण 2 अंतरराज्य ट्रांसमिशन सिस्टम पर एक परियोजना को मंजूरी दी। ऑप्शन बी क्या है, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने विपणन सीजन 2024-25 में सभी रबी फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी, आप जानते होंगे न्यूनतम समर्थन मूल्य किसानों के लिए होता है, वृद्धि के लिए मंजूरी दे दी, जिसमें गेहूं के लिए उच्चतम वृद्धि लगभग 4.1% के साथ 425 रुपये प्रति क्विंटल उस बढ़ाया गया है। तो ये ऑप्शन गलत है, ठीक है, ये गेहूं के लिए नहीं है, ठीक है, गेहूं के लिए नहीं है। किसमें बढ़ाया गया है सबसे ज़्यादा? 7.1% बढ़ाया गया है। किसमें सबसे ज़्यादा? मसूर दाल में। मसूर दाल में 7.1% एमएसपी में वृद्धि किया गया है और 7.1% वृद्धि में करने के बाद 425 रुपये की वृद्धि और हो जाती है मसूर दाल में, ठीक है। तो यहाँ गेहूं नहीं है, तो बी ऑप्शन गलत हो गया। और सी ऑप्शन, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 11.07 लाख रेलवे कर्मचारियों को 1968.87 करोड़ रुपए के कुल उत्पादकता से जुड़े बोनस भुगतान को मंजूरी दे दी। तो ये ऑप्शन सही है, ठीक है, बोनस दिया जाता है कर्मचारियों को। और इसमें तो कुछ ज़्यादा है नहीं, आप देख लेंगे। रबी फसल कौन कौन से हैं, खरीफ फसल कौन कौन से होते हैं, आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। रबी फसल क्या होते हैं, खरीफ फसल क्या होते हैं, दोनों में डिफरेंट क्या है, ये एग्जाम में आता है। आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, कुछ आप भी लिखिए, क्योंकि लिखने से आपका जो है ना वो अभ्यास होता है, और जो आप चीज़ें लिख देते हैं वो फिर कभी आप भूलते नहीं है, सबसे बड़ी ये बात है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 42। अक्टूबर 2023 में भारतीय रिजर्व बैंक ने इंटर बैंक कॉली मनी मार्केट में अपने सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी के थोक खंड अर्थात डिजिटल रुपया थोक, देखिए आपको पता है कि आरबीआई ने डिजिटल करेंसी अपना जारी किया है, उसमें दो तरह के हैं, एक थोक है होलसेल और एक रिटेलर है, ये रुपया रिटेलर है, ठीक है। तो यहाँ थोक की बात हो रही है। एक पायलट कार्यक्रम शुरू किया, निम्नलिखित में से कौन सा बैंक सरकारी प्रतिभूतियों के पायलट कार्यक्रम थोक सीबीडीसी में हिस्सा नहीं लिया? तो ये सारे बैंक ने लिया है, और ये जो दूसरा है सिटी यूनियन बैंक, इन्होंने हिस्सा नहीं लिया है। आपको जानकारी है इसके बारे में? देखिए, डिजिटल रुपये जो है एक तरह से ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे काम करता है, और डिजिटल रुपये होलसेल जो है इसको 1 नवंबर 2022 को सरकार ने जारी किया था, होलसेल वाला, ठीक है। और रिटेल वाला जो है वो बाद में जारी किया गया था। और रिटेल वाला 4 बैंक को जब जारी किया गया था, तो एसबीआई, आईसीआईसीआई, यस बैंक और आईडीएफसी, इन लोगों को जारी किया गया। तो ये होलसेल क्या हो गया? होलसेल का मतलब हुआ कि बैंक एक दूसरे को बैंक को जब रुपया देंगे, ट्रांसफर करेंगे, तो वो दे सकते हैं, ठीक है। और रिटेल वाला क्या है कि कस्टमर के लिए हो गया, सीधा सीधी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, इसमें ज़्यादा नहीं जाएंगे, आप बताइए कमेंट में रिटेल कब जारी किया गया था डिजिटल करेंसी आरबीआई के तरफ से। क्वेश्चन नंबर 43 क्या है? अक्टूबर 2023 में भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने रघुबर दास को किस राज्य का 26वां राज्यपाल बनाया, और इंद्रसेन रेड्डी नल्लू को त्रिपुरा का कईवें नंबर का राज्यपाल नियुक्त किया? 2 राज्यपाल नए नियुक्त किए गए हैं, एक पहला देखिए उड़ीसा रघुबर दास को किया गया है, और ये जो है त्रिपुरा के राज्यपाल बनाए गए हैं इंद्रसेन रेड्डी नल्लू, ये हैं 20वें राज्यपाल त्रिपुरा के नियुक्त हुए हैं, ठीक है। और इसमें कुछ है नहीं, ये भी बीजेपी नेता रहे हैं, और यह भी बीजेपी नेता। आपको पता है कि राज्यपाल जो नियुक्ति की जाती है वो राष्ट्रपति महोदया की हैं, अभी जो राष्ट्रपति होते हैं वही करते हैं, लेकिन बहरहाल पॉलिटिकल टाइप का पद हो जाता है, जिसकी सरकार केंद्र में होती है, अपने नेताओं को ही या अपने लोगों को राज्यपाल नियुक्त करती है। चलिए बहरहाल एक अलग मैटर है। उस सुरक्षा अभ्यास का नाम बताइए जो हाल ही में भारतीय नौसेना द्वारा काकीनाडा आंध्र प्रदेश में आयोजित किया गया, कौन है? प्रस्थान 23, ठीक है। तो ये अपने देश के जितने भी नेवी हैं आपस में ही किया गया है संयुक्त अभ्यास। क्यों? क्योंकि देखिए अरब सागर में 19 से 27 फरवरी 2023 तक मिलन नामक 9 दिवसीय मेगा नौसैनिक अभ्यास की मेजबानी करने के लिए तैयार है भारत। इसमें संयुक्त राज्य यानी कि यूएस, जापान, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, बांग्लादेश, दक्षिण कोरिया, वियतनाम, इंडोनेशिया और मलेशिया सहित 50 से अधिक देश की भागीदारी इसमें देखी जाएगी। तो इसी में शामिल होने के लिए भारतीय नौसेना अभी से अपनी तैयारी मजबूत कर रही है। उसी क्रम में ये हमारा प्रस्थान 23
किया गया है इंडियन नेवी के द्वारा, प्रस्थान 23। और 2024 में जो होना है वो क्या होना है, मिलन। इसमें 50 से अधिक देश की भागीदारी होगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं 46। उस व्यक्तित्व का नाम बताइए जिसे नवंबर 2023 में सामाजिक न्याय के लिए हार्मनी फाउंडेशन के मदर टेरेसा मेमोरियल पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया जाएगा। तो नरगिस मोहम्मदी को, ठीक है, सामाजिक न्याय के लिए हार्मनी फाउंडेशन के मदर टेरेसा मेमोरियल पुरस्कार 2023 से नरगिस मोहम्मदी को सम्मानित किया जाएगा। नरगिस मोहम्मदी जो हैं ये क्या है, ईरानी महिला हैं। शांति नोबेल पुरस्कार भी इन्हें हाल ही में दिया गया है। चलिए, ये जेल में बंद है अपने सरकार के खिलाफ आवाज़ उठाने के लिए एक्चुअली। चलिए चलते हैं आगे। प्रोजेक्ट 15B क्लास गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर के तीसरे स्टील्थ डिस्ट्रॉयर का नाम बताइए जिसे अक्टूबर 2023 में भारतीय नौसेना को सौंपा गया है। क्या है, यार्ड 12706 इम्फाल के, ठीक है, नौसेना में सौंपा गया है। मझगांव डाक शिप बिल्डर्स लिमिटेड द्वारा यह बनाया गया है। ठीक है, ये मझगांव डाक शिप बिल्डर्स लिमिटेड कहाँ है, इसके हेडक्वार्टर महाराष्ट्र मुंबई में है। ठीक है, महाराष्ट्र मुंबई में। और 1934 में ये पब्लिक कंपनी बनी थी। 1960 में PSU पब्लिक सेक्टर यूनिट भारत सरकारी से अधिग्रहित कर लिया, PSU बन गया। मझगांव डाक लिमिटेड कब PSU बना, 1960 में। आप ये ध्यान रखेंगे। कांग्रेस की सरकार जो एक्चुअली आप देखेंगे कि बहुत सारे प्राइवेट बैंकों को राष्ट्रीयकरण करके जो प्राइवेट थे उसको PSU बनाया। ऐसी तरह से मझगांव डाक लिमिटेड को भी PSU बनाया गया। तो कांग्रेस जो सरकार थी ना वो सारी प्राइवेट चीज़ों को सरकारी संपत्ति में बदल गई थी। और आजकल जो आप देख रहे होंगे जो चला है बीजेपी का, दीपम एक विभाग इन्होंने बना रखा है, दीपम विभाग बना रखा है। उसमें क्या है कि सरकारी संपत्तियों को डिसइन्वेस्टमेंट विनिवेश किया जा रहा है, मतलब प्राइवेट निजीकरण की तरफ बढ़ावा दिया जा रहा है। तो पिछले गवर्नमेंट और आज के गवर्नमेंट में हम काफ़ी फर्क देख रहे हैं पॉलिसी में। उसमें सरकारी संपत्तियों को अभी क्या है कि प्राइवेट निजीकरण की ओर बढ़ावा दिया जा रहा है। जबकि कांग्रेस की जो पहले सरकार चली है 60, 70, 80 के दशक में, तो उसमें प्राइवेट कंपनियों को सरकारी किया जा रहा था। तो पॉलिसी में बहुत बड़ा डिफरेंस देखने को मिल रहा है। निजीकरण का विरोध सभी सरकारी कर्मचारी करते हैं। चूँकि जॉब चाहिए गवर्नमेंट, तो सरकारी कंपनियां फैक्ट्रियां तो होनी चाहिए तभी मिल पाएगा। बहरहाल चलिए देखते हैं, वो एक अलग मुद्दा है। 48 अक्टूबर 2023 में, क्वेश्चन 48 पे हम आते हैं। अक्टूबर 2023 में मुंबई महाराष्ट्र में वैश्विक समुद्री भारत शिखर सम्मेलन 2023 के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा बिंदु गलत है, आपको बताना है कौन सा बिंदु गलत है। आप ऑप्शन को पढ़ लीजिए और यहाँ पे ज़्यादा नहीं, जो गलत ऑप्शन है देख लीजिए। 5 ऑप्शन गलत है, इसमें खुद से आप देख लीजिए, हम इसमें कुछ नहीं जाते हैं टिप तक। ठीक है, आप पॉज कीजिए, खुद से आप देख लीजिए। ये बधावन बंदरगाह को दिया गया है, इसलिए वहाँ पे वो बंदरगाह का नाम गलत था 5 क्वेश्चन में। हम चलते हैं 49 अक्टूबर 23 में नई दिल्ली में आयोजित भारतीय सैन्य विरासत उत्सव के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा बिंदु सही है। ऑप्शन ए क्या है, केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह, रक्षा मंत्रालय ने यूनाइटेड सर्विस इंस्टीट्यूशन ऑफ इंडिया सेंटर फॉर मिलिट्री हिस्ट्री एंड कॉन्फ्लिक्ट्स स्टडीज द्वारा आयोजित भारतीय सैन्य विरासत उत्सव के पहले संस्करण का उद्घाटन किया। कौन, राजनाथ सिंह। ऑप्शन बी क्या है, उत्सव के दौरान केंद्रीय मंत्री रक्षा मंत्री जो है राजनाथ सिंह ने सैन्य क्षेत्र में प्राचीन रणनीतिक कौशल के एकीकरण के माध्यम से स्वदेशी प्रवचन को बढ़ावा देने के लिए प्रोजेक्ट उद्भव लॉन्च किया। कौन सा प्रोजेक्ट, उद्भव। और प्रोजेक्ट उद्भव भारतीय सेना और USI का एक संयुक्त सहयोग है जिसका उद्देश्य क्या है, समकालीन सैन्य शिक्षा शास्त्र के साथ सदियों पुराने ज्ञान को एकीकृत करना। तो ये है क्या प्रोजेक्ट उद्भव, ये भी आप जान लीजिए। भारत और USI का एक संयुक्त सहयोग है। ठीक है, और ये शिक्षा, पुराने शिक्षा और अभी के शिक्षा को एकीकृत करना है। ठीक है, तो 3 ऑप्शन सही है, राजनाथ सिंह नहीं, और राजनाथ सिंह अभी हमारे रक्षा मंत्रालय हैं। ठीक है, उस बैंक का नाम बताइए। हम 50 नंबर क्वेश्चन पे चले गए हैं, लास्ट होता है, ज़्यादा समय कंज्यूम नहीं करेंगे। और जो ज़रूरत हुई उतना हमने डिटेल बताया है आपको, और आप भी हमें बताइए कमेंट में आपको और क्या चाहिए। और दूसरी चीज़ कि आप कमेंट में लिखिए, अपनी ज़रूरत लिखिए, आपको क्या चाहिए। ठीक है, इससे क्या होता है, हमें भी आइडिया मिलता है कि आपको चाहिए क्या। ठीक है, बाकी अपने हिसाब से तो हम बता ही रहे हैं जो हमें लग रहा है। और देखिए दोस्त, ये जो 50 करंट अफेयर हो गए, इसके बाद 75, इसके बाद 100, ये टॉप 100 करंट अफेयर जो है आपके लिए अति महत्वपूर्ण है। आप इसे जरूर देखिए और जो इसमें आपको भी लगे उससे आप अपने हिसाब से नोट करते जाइए। तो हम चलते हैं 50 नंबर पर। उस बैंक का नाम बताइए जिसने हाल ही में बिजनेस टू बिजनेस B2B
ठीक है। एक बिजनेस टू कंज्यूमर होता है, कंज्यूमर टू कंज्यूमर होता है, एक बिजनेस टू बिजनेस होता है। श्रेणी के तहत अपनी सेवाएं शुरू करने के लिए एनपीसीआई भारत बिल पे लिमिटेड के साथ साझेदारी की है, तो एक्सिस बैंक ने, ठीक है, बिजनेस टू बिजनेस रह गए, ठीक है। और एक्सिस बैंक एक प्रकार का प्राइवेट बैंक है। एक्सिस बैंक जो है प्राइवेट बैंक है, पहले इसे यूटीआई बैंक के नाम से जाना जाता था और अब इसे एक्सिस बैंक के नाम से जाना जाता है। हेडक्वार्टर कहाँ है? मुंबई में है, ठीक है, हेडक्वार्टर मुंबई में है। चलिए फ्रेंड्स, तो आपने सेशन को एंजॉय किया लास्ट तक, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद और आप हमें कमेंट करके अपनी जरूर बताइएगा। चलिए, थैंक यू वेरी मच, थैंक्स।